हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं इस बार आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर के और आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत समय से हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपने चैनल पे जो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट तैयार कर लीजिए, जिसकी मदद से हम जब देखें उसको तो चाहे वो CSIR का एग्जाम हो, चाहे वो DBT का एग्जाम हो, चाहे गेट का हो, गैट-बी का हो, हमको उससे बेनिफिट मिल सके। तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्यों हम सिर्फ बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सिर्फ गेट के लिए या सिर्फ CSIR के लिए या सिर्फ गैट-बी के लिए ही हमारे लिए यूजफुल हो। अगर हम कहीं से कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं अपनी तरफ से एक बेस्ट प्लेलिस्ट लेकर के आ रहा हूं, जिसमें कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, इन सभी सब्जेक्ट्स में अलग अलग टॉपिक वाइज हम वीडियोस को अपलोड करेंगे ताकि आप उसको देख सकें। और वीडियोस जो होंगे वो बिल्कुल इसी फॉर्म में होंगे। आपको पता ही है कि मुझे हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा बेहतर लगते हैं। मेरी बुक्स भी सारी हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में हैं और जो मैं पढ़ाता हूं तो वो भी हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में ही होता है। तो ये वीडियो बिल्कुल, अब सारे वीडियोस जो हैं जो आने वाले हैं रोज के रोज हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में होंगे, तो आप उनकी मदद से अपने टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। चाहे आप CSIR के लिए हो, चाहे गेट के लिए हो, गैट-बी के लिए हो, अपार्ट फ्रॉम दैट चाहे आप अपनी यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन की भी पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप इन वीडियोस का मदद ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक्स से बात करेंगे ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि हम लेफ्ट आउट है या हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो राइट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री हम डील करने वाले हैं आज से व्हाट इज मैटर से। तो इस प्लेलिस्ट में हम थ्योरी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के, उनको भी डील करेंगे। तो आज का टॉपिक काफ़ी सिंपल है, बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया भी होगा। तो आज हम डील करने वाले हैं मैटर क्या होता है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो मैटर की अलग अलग स्टेट्स हैं वो क्या होती हैं। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि जो आइसोटोप्स वगैरह हैं, आइसोबार्स हैं, स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इस तरीके के टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज मैटर? तो एनीथिंग दैट इज हैविंग मास, कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास होता है या वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो बातें को समझना है। मैटर का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास हो, इसका कुछ वेट हो और इसके अलावा वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, कुछ जगह को घेरे, तो उसको हम मैटर कहते हैं। वी कॉल इट एज मैटर। अब मैटर में जनरली अगर हम देखें तो तीन कॉमनली नोन स्टेट्स होती हैं मैटर की। जब हम बात करते हैं मैटर के स्टेट्स की तो तीन तरीके के, तीन कॉमनली नोन स्टेट्स हैं। एक सॉलिड है, दूसरी लिक्विड है और तीसरी गैसेस है। तो ये तीन कॉमनली नोन स्टेट्स हैं आपके मैटर की। बट इसके अलावा भी दो और स्टेट्स हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं। टू अदर स्टेट्स आर आल्सो नोन, जिसमें से एक है आपकी प्लाज्मा स्टेट, जो कि हाईली आयोनाइज्ड गैस कंपोज्ड ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। हालांकि ये आपके जरूरत की बात नहीं है, लेकिन पता फिर भी होना चाहिए क्योंकि आजकल हर तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दो अदर स्टेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आ गया प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट का मतलब क्या हो गया? जब आप किसी मैटर को बहुत ही गर्म कर देते हैं, बहुत हीट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, हाईली आयोनाइज्ड गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब आप हीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो गैस में कन्वर्ट होगा और आयोनाइज हो जाएगा। तो हाईली आयोनाइज्ड गैसेस कंपोज्ड ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। तो इसके अंदर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे होंगे और तो और पॉजिटिव आयंस भी पाए जाएंगे। तो ये जो है इस कहलाती है प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट में अगर एक बात याद करनी हो तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है, हाईली आयनाइज्ड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज जनरली प्रोड्यूस्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो जैसे मैंने आपको बताया। और जो अगली स्टेट है, मैंने तीन पहले बताई थी, उसके बाद आपको प्लाज्मा स्टेट बताई, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जैसे कि प्लाज्मा स्टेट बहुत हाई टेम्परेचर पे थी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बहुत लो टेम्परेचर पे है। अप्रोक्सीमेटली इट इज कूल्ड टू 0 डिग्री केल्विन एंड एटम्स लूज इंडिविजुअल आइडेंटिटी। यहाँ पे एटम्स अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज करके आपस में कंडेंस हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको कंडेंसेट नाम देते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए सॉलिड, लिक्विड ये तो सबको पता ही है, गैसेस सबको पता ही है, ये प्लाज्मा
आयनाइज स्टेट दिखा रहा है और ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को दिखा रहा है। तो उम्मीद है कि पहली स्लाइड आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। एकदम बेसिक चीजें थी और बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को अगर आप क्लासिफाई करें तो कैन इट बी फिजिकली सेपरेटेड, यानी कि अगर मैटर को क्या आप फिजिकली उसको अलग अलग कर सकते हैं? अगर हाँ तो वो मिक्सचर के फॉर्म में है, यानी कि वहां पे अलग अलग चीजों का मिक्सचर है। अगर मैटर को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं तो देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ मिक्सचर। अगर आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते तो उसको आप प्योर सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट, मिक्सचर में भी इज द कंपोजिशन यूनिफॉर्म, यानी कि आप अगर किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे पानी के अंदर ही है, आपने कुछ उसमें मिक्स किया, आपको बिल्कुल यूनिफॉर्म नजर आ रहा है, कुछ भी उसमें तैरता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब जो भी आपने उसमें मिक्स किया था वो सभी जगहों पे बराबर बराबर अमाउंट में है, तो आप उसको होमोजीनियस कहते हैं। वहीं अगर वो प्रॉपरली मिक्स्ड नहीं हो पाया है, कुछ चीजें जो है वो प्रेसिपिटेट आउट कर रही हैं, कुछ चीजें जो है वो अलग अलग तरीके से उसमें दिखाई दे रही हैं, तो आप उसको कह सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस को सॉल्यूशन बोलते हैं और हिट्रोजीनियस मिक्सचर अलग चीज हो गई। अब हिट्रोजीनियस मिक्सचर को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया कोलॉइड्स और एक हो गया सस्पेंशंस। कोलॉइड्स और सस्पेंशंस, हालांकि उतने डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सस्पेंशंस में क्या हो गया, प्रेसिपिटेट आउट चीजें हो जाती हैं और कोलॉइड्स में प्रेसिपिटेशन नहीं देखने को मिलता। अब आ जाते हैं प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड करते हैं। कैन इट बी केमिकली डीकम्पोज्ड? अगर प्योर सब्सटेंस है तो क्या आप उसको केमिकली उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, केमिकली उसको तोड़ सकते हैं? अगर हाँ तोड़ सकते हैं तो इसको आप कंपाउंड कहेंगे, जैसे कि वाटर हो गया। तो वाटर में, हालांकि वाटर अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, बट उसको आप तोड़ सकते हैं पानी में और हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के अंदर, तो कंपाउंड हो गया। वहीं अगर आप हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट क्या हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो वो एक एलिमेंट है। कैन इट बी केमिकली डिकम्पोज? अगर नहीं तो एलिमेंट, अगर हाँ तो कंपाउंड कहलाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक चीज थी ये भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिलेवेंट टू बायोकेमिस्ट्री। अब क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं तो इसीलिए हमें बायोकेमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कितने टोटल मिलाकर के एलिमेंट्स होते हैं बायोकेमिस्ट्री में, रेलिवेंट कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले देखें तो टोटल मिलाकर के 118 एलिमेंट्स जो होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री, अभी तक एलिमेंट्स जो है 118 नोन है। 118 एलिमेंट्स जो है आज के समय में अभी तक नोन है, नोन टिल डेट, जिसमें से 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल एलिमेंट हैं और रिमेनिंग जो हैं वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है, लैब के अंदर प्रोड्यूस्ड है। 118 जो है वो अभी तक पता चला है उनके बारे में, और 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, बाकी सारे के सारे लैब में बनाए गए हैं। नेक्स्ट, अभी क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री में हमें कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स केमिस्ट्री हैं वो केमिस्ट्री में होते हैं, वो सारे के सारे हमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के, हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर के बारे में ही पढ़ना होता है। तो अगर हम कहें कौन कौन से किसके बारे में, CHONSP, अगर मैं दोबारा लिखूं CHONSP, इसी के बारे में हमें पढ़ना होता है, क्योंकि यही जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में या बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप पूछें मुझसे कि कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो अगर आप कहें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलता है। अगर आपको देखना हो तो आप ग्लूकोज देख सकते हैं, वहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाया जा रहा है। वहीं अगर आप लिपिड्स के स्ट्रक्चर को देखें तो लिपिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाया जाता है। वहीं अगर हम कहें नहीं प्रोटीन्स के बारे में बताइए, तो प्रोटीन्स में आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा आप नाइट्रोजन भी देख सकते हैं और सल्फर भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है अमाइनो, तो अमाइनो में क्या होगा, NH2 ग्रुप है, तो नाइट्रोजन तो यहाँ पाया ही जा रहा है। सल्फर जो है वो सिस्टीन के अंदर पाया जाता है, मिथ्योनिन के अंदर पाया जाता है। तो ऑब्वियसली सिस्टीन और मिथ्योनिन अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, तो ऑब्वियसली N और S भी प्रोटीन्स में आ गए। अब बात करते हैं DNA और RNA की। DNA और RNA में कार्बन भी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सल्फर नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। DNA और RNA में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, यहाँ पे सल्फर नहीं पाया जाता। सल्फर पाया जाएगा प्रोटीन में, नाइट्रोजन भी पाया जाएगा,
आपका प्रोटीन के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन भी पाए जाएंगे प्रोटीन के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका छोटे जो एग्जाम्स हैं एमएससी के लेवल पे, जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर उठ सकता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो ये यहाँ पे जो मैंने नाम बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। इन सभी में क्या कॉमन प्रॉपर्टी पाई जाती है? आप ये सोचेंगे कि आखिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर ही क्यों पाए जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर? ये सवाल दिमाग में आ सकता है कि आखिर यही एलिमेंट्स क्यों पाए जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स में और कोई क्यों नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज ऑल हैव अ स्मॉल साइज। इन सभी का साइज जो है वो छोटा है, इसमें से कोई भी आपको बहुत बड़े साइज का नजर नहीं आएगा। नन ऑफ देम इज वेरी लार्ज, स्मॉल साइज है। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज हाई। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। स्मॉल साइज होने के कारण जब इसका साइज छोटा है तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ऑब्वियसली कम हो जाती है, देयरफॉर सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो हाई रहता है। फिर से समझिए, अगर कोई चीज और छोटी होती जाती है तो उसका वॉल्यूम बहुत तेजी से कम हो रहा है, सरफेस एरिया उतनी तेजी से कम नहीं होता, इसीलिए सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो हाई नजर आता है। अगर सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो हाई नजर आ रहा है तो इसका मतलब है वो एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसीलिए ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट्स ये स्टेबल बॉन्ड्स बनाते हैं जिसकी वजह से ये बायोमॉलिक्यूल्स स्टेबल नजर आते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपके एलिमेंट्स का, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बायोकेमिकली इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसकी एक इमेज ले सकते हैं और लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मास नंबर, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास की। ये मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये टॉपिक जो है वो गैट बी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पार्ट ए के लिए, तो उसको देखते हुए चलते हैं। मास नंबर या एटॉमिक मास किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एक्चुअली जो एटॉमिक मास होता है वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर कंसेंट्रेटेड रहता है। आपको जानकारी होगी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बार जस्ट मिनट, यहाँ तो अगर आप देखें, ये हम अगर इसको बना दें ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर आपका पूरा का पूरा जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये दोनों चीजें न्यूक्लियस के अंदर है और इसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं कुछ इस तरीके से। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? एटॉमिक मास कह देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की। तो यहां पे आपका सारा का सारा एटॉमिक मास जो है वो सिचुएटेड है। इस बात को जरा देख लीजिएगा, ये है आपका एटॉमिक मास। आगे बढ़ते हैं और एटॉमिक नंबर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द एटम। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम प्रोटॉन की ही बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर में आप सिर्फ प्रोटॉन की बात करते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पीरियोडिक टेबल जो है, जो पीरियोडिक टेबल बनती है, उस पीरियोडिक टेबल की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? एटॉमिक नंबर के ऊपर है। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई जाती है, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। अब अगर कोई एलिमेंट है जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ये एलिमेंट है XAZ, ठीक है। अब यहाँ पे A जो है वो क्या चीज होता है? X यहाँ पे तो एलिमेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया। A क्या है? एटॉमिक मास है, यानी कि ऊपर की तरफ आप एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो A है ये एटॉमिक मास है और यही जो Z है वो आपका एटॉमिक नंबर है। तो किसी भी एलिमेंट में टॉप की तरफ जो है वो एटॉमिक मास दिखाया जाता है, नीचे की तरफ जो है वो एटॉमिक नंबर दिखाया जाता है। अब सम बायोकेमिकली सिग्निफिकेंट एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक नंबर्स जो है उनको मैं आगे की स्लाइड में दिखा देता हूं। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, CHONSP ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ये आपको जरूर पता होने चाहिए। तो आप चाहें तो इसकी इमेज ले सकते हैं। वैसे ज्यादातर लोगों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी ही। अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, एटॉमिक मास 1 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर भी 1 हो जाएगा। वहीं अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन 12 और ये 6 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा।
क्योंकि प्रोटॉन 6 हैं और एटॉमिक मास 12 दिया हुआ है। ऊपर जो भी दिया है वो एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। इसी तरीके से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर, तो ये कम से कम एलिमेंट्स के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे मेन एलिमेंट्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ये आइसोटोप्स क्या होते हैं तो समझिएगा, आइसोटोप्स आर वेरिएंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट having same number of protons or atomic number but having different number of neutrons or atomic mass। तो मतलब क्या हो गया, किसी भी केमिकल एलिमेंट के ही अलग अलग वेरिएंट्स, किसी एक केमिकल एलिमेंट के अलग अलग वेरिएंट्स जहां पे एटॉमिक नंबर तो सेम हो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास में अंतर हो। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब प्रोटॉन सेम हो गया, तो बदलेगा यहां पे क्या क्या चेंज हो रहा होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो यहां पे चेंज होंगे। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या एटॉमिक मास में परिवर्तन देखने को मिलता है। एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। ये है आइसोटोप की कहानी। अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे पूछे तो हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन का ये आपका हो गया 1H1 2H1 ड्यूटेरियम और ये हो गया ट्राइटियम। वहीं अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन में 12C6 13C6 14C6, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी में सेम है 666। वहीं आप ऑक्सीजन के केस में देख सकते हैं 888, ऑक्सीजन में भी सारे 8 हैं। तो एटॉमिक नंबर सभी में सेम है लेकिन एटॉमिक मास सब में अंतर है क्योंकि यहां पे न्यूट्रॉन जो है वो बदल चुका है, ठीक। अब आइसोटोप्स भी देख लिया, अब बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, यानी कि अलग अलग केमिकल एलिमेंट्स। अभी तो हम यहां पे देख रहे थे आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट के अलग अलग वेरिएंट्स, बट जब आप आइसोबार की बात करते हैं तो एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स, यहां पे केमिकल एलिमेंट्स ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्यों, केमिकल एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, यहां मास नंबर तो सेम होगा बट एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा। और आपको पता है जैसे ही एटॉमिक नंबर अलग होगा तो एलिमेंट ही बदल जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनी हुई है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 40 आर्गन 18 है। अब ये पोटेशियम है, यहां पे देखिए एटॉमिक मास दोनों में सेम है बट एटॉमिक नंबर परिवर्तन हो गया। यहां पर भी देखिए कैल्शियम है, एटॉमिक मास सब में सेम है बट एटॉमिक नंबर में परिवर्तन हो जा रहा है, इसी वजह से ये एलिमेंट जो है वो चेंज हो जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ चलते हैं और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो इस टॉपिक के ऊपर अभी तक पूछे गए हैं। तो 2 atoms have atomic number 20 and 18 and their mass number is 40 each। तो मास नंबर जो है, अगर हम इसको एलिमेंट को एक x मान लें, एक y मान लें, तो एटॉमिक नंबर जो है एक का 20 है और एक का 18 है, ठीक है। एंड मास नंबर इज 40 ईच, तो यहां पर भी 40 लिख दीजिए, यहां पर भी 40 लिख दीजिए। तो ये पूछ रहे हैं कि ये क्या होंगे, दे आर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स या आइसोमर्स। तो आपको पता है पहले से ही कि अगर मास नंबर सेम रहता है तो हम इसको आइसोबार कहते हैं, और अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है तो हम उसको आइसोटोप कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, आइसोबार। नेक्स्ट अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, आइसोबार्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ये गलत हो जाएगा। आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है और आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी गलत है। आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। आइसोटोन्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं, क्योंकि आइसोटोन के बारे में यहां पे शब्द दिया गया है। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स वो एलिमेंट्स होते हैं जहां पे न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है, ये बात जरूर समझने वाली है। तो अगर कोई पूछे आइसोटोन के बारे में, आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन्स, सेम न्यूट्रॉन्स,
तो आइसोटोन्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या बदल जाएगी बट न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, आइसोटोन्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो यहां पे अभी तक हम लोगों ने समझा, बेसिक आइडिया ले लिया मैटर का, उसका क्लासिफिकेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ये भी देख लिया, और उसके बाद हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स का भी कॉन्सेप्ट ले लिया और लास्ट में आइसोटोन्स का भी कॉन्सेप्ट ले लिया। जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा और आप और कौन कौन से वीडियोस देखना चाहेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।